Hello students, so welcome back. This is the next lecture in the series of fluid mechanics for junior engineer level examination, and hope you people have liked the previous lectures and hope you people will like this one as well. So let's begin. Okay, तो शुरुआत करते हैं. आज के जो दो सवाल हैं, आज मैंने सवाल की संख्या थोड़ी कम रखी है क्योंकि दीज कॉन्सेप्ट्स आर मच मोर एलैबोरेट, काफ़ी ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है. ठीक है, तो पहला जो सवाल है कि व्हाट इज़ अ मेटा सेंटर, व्हाट इज़ मेटा सेंटर एंड व्हाट इज़ मेटासेंट्रिक हाइट, ऐसा है. ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो समझिए मेरी बात. हमारे पास जब भी कोई बॉडी लिक्विड की सरफेस में फ्लोट करती है, हमारे पास जब भी कोई बॉडी लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी ये दोनों के दोनों उसके वर्टिकल एक्सिस पे लाई करते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर लाई करेगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे लाई करेगा. रीज़न क्या है, अगर ये आपको समझना है तो इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी को डिस्कस किया था उसको एक बार आप देख लीजिएगा. ठीक है, सो सेंटर ऑफ बॉयंसी इज नथिंग बट इट इज़ द सेंटर, इट इज़ अ पॉइंट ऑन विच द मास ऑफ द बॉडी विच हैज़ बीन सबमर्ज्ड कैन बी assumed as concentrated, and center of gravity is the overall ऐसा पॉइंट जिस पे इस पूरी बॉडी का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका वेट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करता है और सेंटर ऑफ बॉयंसी से जो नेट बॉयंट फोर्स है वो ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट करती है. अगर इस बॉडी को इस पोजीशन पे स्टेबल रहना है तो जो वेट उसका बॉडी का है वो बॉयंट फोर्स के बराबर होना चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं तो क्या होगा कि बॉडी विल हैव अ नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड और द अपवर्ड डायरेक्शन विच एवर इज़ मोर. अगर वेट उसका ज़्यादा है तो वो नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर के डायरेक्शन में वो मूव करेगा. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए वेट और बॉयंट फोर्स दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, तभी हम कहते हैं कि इट इज़ अ फ्लोटिंग बॉडी. फ्लोटिंग मतलब एक जगह पे आधा, कुछ पोर्शन उस बॉडी का फ्लूइड के ऊपर है और कुछ पोर्शन उस बॉडी का फ्लूइड के नीचे है. अब आते हैं, हम बात करते हैं मेटा सेंटर और इसके बारे में. तो देखिए, फ्लोटिंग बॉडी जो होती है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शिप्स. शिप्स आर फ्लोटिंग बॉडीज, है ना. शिप एक प्रकार की फ्लोटिंग बॉडी होती है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो पानी के नीचे होता है और मैक्सिमम पोर्शन पानी के ऊपर होता है, तो इट इज़ अ फ्लोटिंग बॉडी. अब फ्लोटिंग बॉडीज़ के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, उनकी स्टेबिलिटी. प्रॉब्लम क्या है, उनकी स्टेबिलिटी कैसे कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है और उस बॉडी में किसी भी प्रकार का हम टिल्ट या थोड़ा सा भी धक्का लगा देंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो 3 केस हमारे पास तैयार हो जाते हैं. एक केस हमारे पास होता है स्टेबल केस मतलब जब हम इसको धक्का लगाएंगे इस डायरेक्शन में तो बॉडी घूमेगी और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी. तो स्टेबल केस इज गुड. अगर स्टेबल केस है तभी वो शिप खड़ी रह सकती है, क्योंकि धक्का शिप को क्या लगाएंगी, विंड्स लगाएंगी. जब भी शिप चलेगी तो हवाएं चलेंगी, वो जो हवा चलेगी वो शिप को धक्का लगाएगी इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो उस शिप को स्टेबल रहना ज़रूरी है. अगर स्टेबल नहीं रहेगी तो शिप क्या करेगी, ओवरटर्न कर जाएगी. तो स्टेबिलिटी पहला केस बनता है कि जैसे ही हमने उसको धक्का लगाया तो वो दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन कर रहे हैं. दिस इज अ स्टेबल केस. द सेकेंड वन इज अ न्यूट्रल केस. न्यूट्रल केस क्या होता है कि मैंने मान लो इसको थोड़ा सा धक्का लगाया और इसका एक्सिस जो है ये हल्का सा टिल्ट हो गया, मान लो 2 से 3 डिग्रीज से हल्का सा टिल्ट हो गया, और फिर जहाँ पे वो टिल्ट हो गया वो उसी पोजीशन पे आकर रुक गया. ठीक है, उसी पोजीशन पे आकर रुक गया. तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल केस. ठीक है, और तीसरा केस होता है डिजास्ट्रस, दैट इज अनस्टेबल केस. अनस्टेबल जो होता है केस, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि तुमने इसको थोड़ा सा भी घुमा दिया, ठीक है, तो उस
इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन यानी वेट और बॉयंट फोर्स की ऐसी जुगलबंदी है कि वो जैसे ही हल्का सा भी हल्का रोटेशन आया इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों उस रोटेशन को मोटिवेट करेंगे और ये पूरी की पूरी शिप को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज एन अनस्टेबल केस, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी शिप के केस में। मोस्टली न्यूट्रल एंड अनस्टेबल केसेस आर ट्राइड टू बी अवॉइडेड। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी फ्लोटिंग बॉडी, मोस्टली शिप जिसके बारे में बात हो रही है उसके केस में ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बॉडी कैसी रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। अब ये कैसे अश्योर करेंगे कि बॉडी स्टेबल रहेगी और न्यूट्रल और अनस्टेबल नहीं रहेगी? ठीक है, उसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि हमें एक मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी होती है। वो मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है यानी ग्रेटर देन 0 होती है, देन वी से दैट द शिप इज स्टेबल। अगर उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, अगर इक्वल टू 0 होगी तो हम कहेंगे कि दिस इज न्यूट्रल, और अगर लेस देन 0 होगी तो हम लोग इसको कहेंगे अनस्टेबल। तो हमें इस मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू के बारे में पता लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये केस बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, ये दोनों केसेस, और ये केस हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने अब आपको बता दिया कि मेटासेंट्रिक हाइट का जन्म कहाँ से हुआ और इसकी उत्पत्ति के पीछे की वजह क्या थी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मेटासेंट्रिक हाइट होती क्या है कि नहीं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले इसी बॉडी को मैं हल्का सा टिल्ट दूंगा। क्या दूंगा? हल्का सा टिल्ट दूंगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इस बॉडी को हल्का सा टिल्ट दे देता हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देन वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये जो बॉडी थी जब ये टिल्ट हो जाएगी हमारी, जैसे मान लेते हैं कि ये बॉडी थी और ये कुछ टिल्ट हो गई हमें वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ये इस प्रकार से कुछ टिल्ट हो गई बॉडी हमारी। तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि वर्टिकल एक्सिस बॉडी की यही रहेगी। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले जो बॉडी, जैसे पहले बॉडी स्ट्रेट थी तो वॉल्यूम जो उसके अंदर इमर्स थी वो कम थी। अब हमने उसको टिल्ट जैसे दे दिया तो वॉल्यूम जो इमर्शन का वॉल्यूम है इसका वो बढ़ गया ऐसा। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो उस वॉल्यूम का जो सेंटर है वो भी शिफ्ट करेगा। तो इनिशियली जो सेंटर था वो यहाँ कहीं था जब वो शुरुआत में मतलब जब वो स्ट्रेट पोजीशन पे था, अब वो मूव करके यहाँ कहीं आ जाएगा। अब वो मूव करके यहाँ कहीं आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा मास इस साइड में मूव किया है, तो इसका सेंटर हल्का सा इस साइड में मूव करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ चेंज नहीं होगी। हमें जिस प्रकार से पहले हमने डिस्कस किया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका वेट नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करता है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी अब क्योंकि मूव कर गया इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो अब इस पॉइंट पे अब इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ आ गया, तो इस पॉइंट पे अब इसकी बॉयंट फोर्स एक्ट करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इस बॉयंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे और इसको क्या करवाएंगे, इसको हम लोग इसकी लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग इंटरसेक्ट कराएंगे इसके वर्टिकल एक्सिस के साथ। ठीक है, इसके वर्टिकल एक्सिस के साथ जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेटा सेंटर। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेटा सेंटर। ठीक है, और मेटा सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है, ये जो दूरी है हमारे पास है ना, ये जो दी है G और M के बीच की जो दूरी दी है, इसी को हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक हाइट, जिसके बारे में इससे पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि मेटासेंटर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बॉयंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, बॉयंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या बॉयंट फोर्स खुद इंटरसेक्ट करेगा वर्टिकल एक्सिस के साथ। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया हमें। तो अब हमें इसका, अब देखो ये तो हो गया इसका सिग्निफिकेंस जो हमें मतलब जिसको हमें समझना था फिजिकली। अब इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला होता है, दिस इज I/V डिस्प्लेस्ड माइनस B इंटू BG। दिस इज द फॉर्मूला I/V डिस्प्लेस्ड माइनस BG
ठीक है, अब मैं एक एक टर्म समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात, वी डिस्प्लेस्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये है हमारे पास, ठीक है। बी जी क्या है, बी जी देखो, बी इज द ओल्डर पॉइंट ऑफ बॉयंसी, यानी जो पहले जब हम टिल्ट नहीं दिया था तो वो जो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी था वो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीच की जो दूरी होती है, दिस इज बी जी। मेरी बात समझ में आ गई? तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द अनटिल्टेड स्टेट। अनटिल्टेड यानी जब हमने उसको रोटेशन नहीं दिया था। तो ये जो डिस्टेंस है बी जी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड ग्रेविटी, है ना। और अनटिल्टेड स्टेट पे, मतलब टिल्ट होने के बाद सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट होके यहाँ आ गया था, है ना। हमें इससे इसकी दूरी नहीं निकालनी है, हमें अनटिल्टेड स्टेट यानी बी और जी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आई की, ठीक है। तो आई क्या होता है, आई इज, सपोज कि अनटिल्टेड स्टेट पे एक सिलेंड्रिकल वेसल है, यही एक सिलेंड्रिकल वेसल है ना, और ये क्या कर रहा है, वाटर से इस प्रकार से तैर रहा है वाटर के ऊपर। तो जिस पॉइंट पे, जिस सतह पे, जिस सरफेस पे ये बॉडी वाटर के साथ कोइंसाइड कर जाए, यानी बॉडी का सरफेस और वाटर का सरफेस एक ही लेवल पे आ जाए, तो इस सरफेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द सेंट्रॉइड जो होता है, ये जो वैल्यू होती है, दिस इज आई। मेरी बात समझ में आ गई, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है मेरी बात? अब ये जो बात है, दिस थिंग इज, इसकी जो वैल्यू होती है, ये आप एक सर्कुलर एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, आपको पता है कितना होता है, π/64 इंटू डी की पावर 4, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। यही फॉर्मूला होता है क्योंकि ये सर्कल है और इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका ये फॉर्मूला है। उसी प्रकार से कोन के भी केस में हो सकता है, बस इस सरफेस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इस सरफेस को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बड़े आराम से इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये सभी वैल्यूज़ यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड की वैल्यू और बी जी की वैल्यू, इनको जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ जी एम की वैल्यू आएगी, यानी मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू आएगी। फिर हमें जज करना है कि ये मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। इक्वल टू 0 मतलब न्यूट्रल, ये मतलब स्टेबल और ये मतलब अनस्टेबल, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अगर वो नेगेटिव आ गई तो हम क्या करेंगे? अगर वो नेगेटिव आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इन दोनों में से किसी एक चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। इसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता, पर इसको ज़रूर चेंज किया जा सकता है, इसको ज़रूर चेंज किया जा सकता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वो वैल्यू अगर हमारे पास बढ़ गई तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको, उसी वेसल को स्टेबल बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मेटासेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। अब इसी चीज़ को अपनी अपनी भाषा में लिख लीजिए, मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब अगले सवाल पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक वेसल है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, और हमें क्या बताना है कि उसमें प्रेशर का जो वेरिएशन है वो किस प्रकार होगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, क्लास 1 जब मैंने इससे पहले जब की जो 2 क्लासेस हैं उसमें जब मैंने पढ़ाया था तो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन में क्या होता था कि एक कंटेनर होता था, उस कंटेनर के अंदर फ्लूइड हम रख देते थे और उस फ्लूइड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। उस फ्लूइड में किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होता था, ना तो वेसल मूव करता था, ना तो फ्लूइड मूव करता था, कुछ भी मूव नहीं करता था। तो हम लोग क्या कहते थे कि जो प्रेशर का वेरिएशन है वो डेप्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ये हमने बात की है इससे पहले वाले जो लेक्चर से, पार्ट नंबर 1 या 2 में मैंने इसके बारे में बताया है हाइड्रोस्टैटिक। अगर आपको नहीं आता है तो वो दोनों पार्ट्स पहले देख लो। अब उसी थ्योरी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो दिस केस जहाँ पे हम एक वेसल को मूव कर रहे हैं और अंदर के फ्लूइड को हाथ नहीं लगा रहे हैं, ऐसा है, तो इस केस में क्या होता है, पहले एक जनरल केस देख लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि एक वेसल है हमारे पास जिसके नीचे मैंने कुछ पहिए लगा दिए। अब ये वेसल जो है ये आगे अल्फा एक्स एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और नीचे अल्फा जेड एक्सेलरेशन से कुछ मूव कर रहा है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी कर सकता है, नीचे ऊपर कहीं भी मूव कर रहा है। तो दिस वेसल इज कंटेनिंग फ्लूइड इनसाइड इट। अब आप खुद सोचो, जब आप गाड़ी में अपने हाथ में एक पतीला लेके जाओ और वो गाड़ी अचानक से एक्सेलरेट करे, तो उस पतीले के अंदर के फ्लूइड के साथ क्या होता है भाई? पतीले के अंदर का फ्लूइड पीछे डायरेक्शन में मूव करेगा ना, पीछे डायरेक्शन में मूव करेगा इनर्शिया की वजह से। उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, वो अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। जब भी हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तब क्या होगा कि ये जो वेसल है, इस वेसल के अंदर जो सरफेस होगा वाटर का या फ्लूइड का, दैट सरफेस इज गोइंग टू बी इंक्लाइंड, ठीक है। अगर आगे साइड में हम मूव कर रहे हैं तो इंक्लिनेशन पीछे की तरफ होगा, अगर पीछे के साइड में हम मूव कर रहे हैं तो इंक्लिनेशन आगे की तरफ होगा। इतना तो समझ में आ रहा है? ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बिल्कुल फील करने वाली चीज़ है आपको, ठीक है। और ये जो थीटा एंगल जो बन रहा है हमारे पास, जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ये जो थीटा एंगल बना रहा है, दिस टैन थीटा इज नथिंग बट अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा जेड प्लस माइनस जी। ये है इसका फॉर्मूला, ये है इंक्लिनेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब इसी एक्सेलरेशन, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जब वो मूव करेगा तो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करेगा, ऐसा कुछ शेप लेके रुक जाएगा, इसी शेप पे वो रुक जाएगा फ्लूइड। तो इनिशियली फ्लूइड जो था वो उसका सरफेस सीधा था और बाद में फ्लूइड का सरफेस हो गया टेढ़ा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आने के बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई द हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब जैसे पहले हाइट कुछ थी h, ठीक है, तो दोनों तरफ हाइट h थी, अब हाइट कुछ बदल जाएगी। मान लो यहाँ h1 हो गई, यहाँ कुछ h2 हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि h1 जो होगा वो ज़्यादा होगा h से और h2 जो होगा वो कम होगा h से, है ना, ये होगा। अब हम इसको एज अ स्टैटिक फ्लूइड कंसिडर कर लेंगे, और स्टैटिक फ्लूइड कंसिडर जब किया जाता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा, दिस विल बी रो जी इंटू h1, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। और दूसरी तरफ जो प्रेशर बनेगा, टैन थीटा की वैल्यू मैं मिटा देता हूँ, है ना, टैन थीटा की वैल्यू मिटा देता हूँ। दूसरी तरफ जो प्रेशर बनेगा, दिस प्रेशर विल बी रो जी इंटू h2, ठीक है, रो जी इंटू h2। तो ये भी स्टैटिक फ्लूइड था, ये भी स्टैटिक फ्लूइड था, लेकिन इसको इक्विलिब्रियम पे आने के लिए एक इंक्लाइंड सरफेस जो होगा लिक्विड का वो बन जाएगा। वो जो इंक्लाइंड सरफेस होता है उसकी जो इंक्लिनेशन की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज टैन थीटा, है ना, ये रहता है कि नहीं। अब देखो एक बात और, ठीक है, बात क्या कि अगर ये केस तब पॉसिबल है जब अल्फा जेड एक्ट ना करे, सिर्फ अल्फा एक्स एक्ट करे, ठीक है। जब अल्फा जेड एक्ट ना करे, सिर्फ अल्फा एक्स एक्ट करे, तब ये केस हमारे पास संभव है, ठीक है। अब हम वो केस देखेंगे जिसमें अल्फा जेड भी एक्ट करेगा, तब उस केस में क्या होगा, यानी इनिशियली मैंने आपको बताया वो केस 1, जिस केस में आपका अल्फा एक्स ही एक्ट कर रहा है, तब ये चीज़ें बनेंगी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। अब केस नंबर 2 जहाँ पे अल्फा एक्स एंड अल्फा जेड यानी नीचे के डायरेक्शन में जो है ये भी एक्ट कर रहा है, तब ये फॉर्मूला में जो इनिशियली जो फॉर्मूला तो एक ही है, इसमें अल्फा जेड की वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं अगर हम केस नंबर 1 चाहते हैं, और अगर ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है तब हमें क्या करना पड़ेगा कि अल्फा जेड प्लस माइनस जी की वैल्यू को हम लोग
लेके चलेंगे। अब प्लस माइनस कैसे? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो रिलेटिवली हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी अल्फा जेड की वैल्यू, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा जी से, अगर नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो। ठीक है, रिलेटिव में क्या होता है, हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करके उसको एल्जेब्रिक सम या डिफरेंस कर देते हैं, है ना। और अगर ऊपर के डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है अल्फा जेड, तब इसी फॉर्मूले में अल्फा जेड प्लस जी की वैल्यू को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा एक्स की वैल्यू तो वैसी की वैसी रहने वाली है। अल्फा एक्स से क्या होगा, इसका डायरेक्शन डिसाइड होगा कि ये ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा। अगर अल्फा एक्स आगे की तरफ जा रहा है तो ये ऐसा बनेगा, अगर अल्फा एक्स पीछे की तरफ जा रहा है तो ये सरफेस ऐसा बनेगा। टैन थीटा की वैल्यू वही रहने वाली है। टैन थीटा की वैल्यू को, ये जो इसका डिनोमिनेटर है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो अल्फा जेड के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो जो उसका डायरेक्शन होगा, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर ये चीज़ अल्फा जेड की वैल्यू भी अगर है हमारे पास, देन वी आर गोइंग टू रिफाइन बोथ दीज वैल्यूज, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वैसा का वैसा लगेगा। लेकिन अब इस केस में, केस नंबर 2 में क्या होगा, अज्यूम कर लेते हैं कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अल्फा जेड माइनस जी की वैल्यू आएगी, तो रो इंटू अल्फा जेड माइनस जी इंटू एच, रो इंटू अल्फा जेड माइनस जी इंटू एच, दिस विल बी द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो वैल्यू है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे कि माइनस में भी अगर वो आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट मॉड वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रहता है। तो अब वही वाला, दिस इज द न्यू केस, दिस इज अ न्यू केस जिसमें ये दोनों चीज़ें एक्ट कर रही हैं। ठीक है, और पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में कुछ नहीं था, ये जो जी था इसकी वैल्यू में कोई भी छेड़खानी हमें नहीं करनी थी, वो वैसी की वैसी रहने वाली है। ठीक है, तो पहले वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेसल है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस वेसल में क्या होगा। ठीक है, अब देखो कैच क्या है, कैच क्या है, सवाल कह रहा है कि अल्फा एक्स की वैल्यू 0 है लेकिन अल्फा जेड की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। अल्फा जेड की वैल्यू नॉन ज़ीरो है। ठीक है, और कितनी है अल्फा जेड की वैल्यू, टू बी वेरी प्रिसाइज, सवाल के अनुसार अल्फा जेड की वैल्यू जी के बराबर है। ठीक है, और वो नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप बता सकते हैं अगर अल्फा एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो टैन थीटा की वैल्यू हो गई 0, तो टैन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो थीटा की वैल्यू भी हो गई 0। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट सरफेस रहेगी वो तो बिल्कुल सीधी की सीधी बनी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि यही वेसल जो होगा, दिस वेसल विल बी हैविंग 0 सरफेस, उसमें कोई भी इंक्लिनेशन नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार मैंने इसमें बताया कि जो प्रेशर वेरिएशन होता है, उस प्रेशर वेरिएशन में क्या होगा, वी आर गोइंग टू कंसिडर द रिलेटिव एक्सेलरेशन वैल्यू। और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन और जी की वैल्यू को माइनस करना पड़ता है। इसलिए अगर हम देखें तो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा वो क्या होता है, जिस तरीके से हमने इससे पहले बताया है, प्रेशर का वेरिएशन दैट विल बी इक्वल टू सम रो टाइम्स अल्फा जेड माइनस जी इंटू एच, ये होगा। और अल्फा जेड की वैल्यू है जी के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि पी की वैल्यू क्या होगी, 0। अल्फा जेड जो है वो जी के बराबर है और पी की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ वेरी 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 स्पेशल केस, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें जो फ्लूइड है हमारे पास उसके हर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक ही प्रेशर लगेगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन विल बी इनवैलिड। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन नहीं लगेगा, ऐसा रहेगा कि वो फ्लूइड हवा में तैर रहा है, वो फ्लूइड किसी वेसल के अंदर नहीं है, वो फ्लूइड हवा में तैर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये फ्लूइड कंटेनर नहीं है और वो उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो इट इज़ फ्लोटिंग।
That is why the pressure at each and every point on that fluid is equal to the atmospheric pressure, and there is no hydrostatic pressure variation in this particular case. ठीक है. So with this I am going to wind up with today's video. होप यू पीपल लाइक्ड इट. तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो MP व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और जो राजस्थान JEE की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाइए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है. और मैं आपको मिलूंगा अपने अगले पार्ट ऑफ लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.